नमस्कार मित्रों, रीडिंग कैपिटल अकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोकसभा के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। हम पार्ट 1 का पहले अध्ययन कर चुके हैं। ये लोकसभा संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद के प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन या निम्न सदन के रूप में भी जाना जाता है। इसे संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है, इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इस तरह से मित्रों, संसद के लोकसभा सदन को प्रथम सदन या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अब इसकी कार्रवाइयां होती हैं या सत्र चलता है तो उसके लिए कोरम की आवश्यकता पड़ती है। ये कोरम क्या है? कोरम या गणपूर्ति, इसका अर्थ है कि संसद की तभी वैध कार्रवाई मानी जाती है जब उसके कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित हैं। अर्थात यदि 10% सांसद उपस्थित हैं तभी वैध कार्रवाइयां मानी जाती हैं। इस तरह से 10वां भाग उपस्थित होता है। इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 100 के खंड 3 में की गई है। यदि 10% उपस्थित नहीं है तो इसे निलंबित कर दिया जाता है, क्योंकि जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती तब तक वैध कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। इस तरह से अनुच्छेद 100 के खंड 4 के तहत इसे निलंबित कर दिया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो कोरम में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों चाहिए। वर्तमान में देखा जाए तो 55 सांसद उपस्थित हैं। सदन में 55 सांसद उपस्थित हैं तभी सदन की वैध कार्रवाई मानी जाती है। ठीक है मित्रों, और इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, या उस समय जो भी व्यक्ति इसका कार्य कर रहा है उसको अधिकार दिया गया है कि कोरम या गणपूर्ति संपन्न हो जाए तभी वैध कार्रवाई की जाए। इस तरह से मित्रों देखा जाए, कोरम या गणपूर्ति संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या 10वां भाग होती है। कुल सदस्यों की संख्या 10वां भाग होती है। ये अनुच्छेद 16 खंड 3 में। यदि सदन के अधिवेशन में किसी गणपूर्ति नहीं है, यदि सदन का अधिवेशन हो रहा है और गणपूर्ति नहीं है, अर्थात 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं है, तो सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वह सदन को स्थगित कर देगा या तब तक निलंबित कर देगा जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। इस तरह से अनुच्छेद 100 के खंड 4 के तहत उसे निलंबित कर सकता है जब तक कोरम या गणपूर्ति नहीं हो जाती है। लोकसभा में देखा जाए तो लोकसभा कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्यों का 10वां भाग अर्थात 100 सांसद होने चाहिए। इस तरह से कोरम के लिए 1/10 सांसद उपस्थित होना जरूरी है, जिसे हम 10% कह सकते हैं। अगर संख्या देखा जाए तो इसमें 55 सांसद होने चाहिए। यदि 55 सांसद एमपी उपस्थित है लोकसभा में तो ये सदन की कार्रवाई संपन्न मानी जाती है, और इससे कम सांसद उपस्थित हैं तो कोरम या गणपूर्ति नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अब संयुक्त अधिवेशन। ये संयुक्त अधिवेशन क्या है? अनुच्छेद 108 में संसद में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। आर्टिकल 108 कहता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और निम्नलिखित 3 परिस्थितियों बुला सकता है। ठीक है मित्रों, आर्टिकल बुलाता है और ये कंडीशन है उसकी। कैसी कंडीशन है? दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो। जैसे एक सदन ने पारित किया, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, एक ने पारित कर दिया और दूसरे ने अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया, तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। जैसे पहले सदन में 543 सांसद होते हैं, दूसरे सदन में कितने होते हैं? 200, इसमें 45 सांसद होते हैं। ठीक है मित्रों, 543 सांसद लोकसभा में होते हैं, 245 सांसद राज्यसभा होते हैं। यदि लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है? विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदनों में अंतिम रूप से असहमति हो। अर्थात लोकसभा ने कुछ और संशोधन किया, राज्यसभा ने और कर दिया। अगर दोनों सदनों में असहमति है तो विभाजन है, तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी है प्रथम सदन द्वारा पारित विधेयक को 6 माह बीत गए। जैसे लोकसभा ने विधेयक पारित कर दिया अथवा राज्यसभा ने विधेयक पारित कर दिया और 6 महीना बीत गए और अगला सदन उसमें विचार ही नहीं कर रहा, दूसरा सदन पारित नहीं कर रहा, तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इस तरह से संयुक्त अधिवेशन व्यवस्था अनुच्छेद 108 में की गई है। और इसको कौन बुलाता है?
संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। इस तरह से संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखेंगे, दोनों सदनों के जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो इसको राष्ट्रपति आहूत करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति आहूत करता है। और यदि लोकसभा सूचना, यदि लोकसभा का विघटन के बीच में भी यदि उसने इन्फॉर्म कर दिया कि संयुक्त अधिवेशन होगा तो यह संयुक्त अधिवेशन बीच में हो सकेगा। इस तरह से अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा की विघटन की कंडीशन में भी संयुक्त अधिवेशन माना जाएगा और इसमें विधेयक भी पारित होंगे। अब मित्र देखेंगे, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की सामान्य प्रक्रिया तक सीमित है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन यह सामान्य अधिनियम, सामान्य विधेयक पर ही लागू होता है। यदि संविधान में संशोधन करना है तो उसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं किया जा सकता, तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बैठाया जा सकता। इस तरह से जो सामान्य अधिनियम होते उन पर ही संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है, लेकिन संविधान में संशोधन का मामला है तो उस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इस तरह से दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। इस तरह से अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया दी है, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत क्या किया जाता है? संविधान में संशोधन किया जाता है। यदि संविधान में संशोधन करना है तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, केवल साधारण विधेयक पर ही राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकेगा अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श के बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा का स्पीकर होता है और राज्यसभा का सभापति होता है, उनसे परामर्श करता है, विचार विमर्श करता है, तब संबंधित प्रक्रिया का नियम बना सकेगा। इस तरह से क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन होता है सामान्य प्रक्रिया विधेयकों पर। इस तरह से मित्रों देखा जाए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। अब संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होगा? इसका लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, उसके द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत इसकी अध्यक्षता की जाती है। अनुच्छेद 108 में जो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है मित्रों, यदि लोकसभा का स्पीकर अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करेगा, यदि वो भी अनुपस्थित है तो कोई वरिष्ठ सदस्य हो जो इसके लिए नियुक्त किया जाता है वह इसकी अध्यक्षता करेगा। इस तरह से साधारण विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है मित्रों, साधारण विधेयक होते हैं ये। नेक्स्ट है, अब लोकसभा की सीटें। लोकसभा की सीटें किस राज्य में कितनी है उसका आवंटन किया गया है, तो देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। इसीलिए केंद्र की सरकार उत्तर प्रदेश से बनती है, या यूं कहें कि केंद्र की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। इसी तरह देखा जाए, महाराष्ट्र में 48 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हैं, बिहार में 40 हैं, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29। इस तरह से ये सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25, ओडिशा 21 हैं। केरल में 20 है, तेलंगाना 17 है, झारखंड 14, असम 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, उत्तराखंड 5, हिमाचल 4, मेघालय में 2 लोकसभा सीटें हैं, अरुणाचल में 2 लोकसभा सीटें हैं। इसी तरह से देखा जाए, गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं, मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें हैं। अब छोटे राज्य हैं जैसे सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है, नागालैंड में 1 लोकसभा सीट है, मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है। इस तरह से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कहाँ हैं? सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। इसी तरह से बिहार में 40 लोकसभा सीटें, यूपी में 80 लोकसभा सीटें,
महाराष्ट्र में 48 हैं, पश्चिमी बंगाल में 42 हैं, तमिलनाडु 39 हैं, मध्य प्रदेश में 29 हैं, ऐसे कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, राजस्थान में 25 है। ये भारत की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले राज्य है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा की सीटें अधिक हैं। नेक्स्ट देखेंगे संघीय क्षेत्र में देखा जाए तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। दिल्ली में कितनी है? 7 हैं। जम्मू कश्मीर 5, लद्दाख में 1 लोकसभा सीट है, पुडुचेरी 1, चंडीगढ़ में 1, लक्षद्वीप में 1, अंडमान निकोबार 1 और 1 दादर नगर हवेली और दमन दीव को इकट्ठा कर दिया गया है। इस तरह से यहाँ कितनी है? 2 लोकसभा सीटें हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव में 2 लोकसभा सीटें, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें, जम्मू कश्मीर 5 हैं। इस तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 19 सांसद बनते हैं। ठीक है मित्रों, 19 बनते हैं और राज्यों से 524 सांसद बनते हैं। कुल देखा जाए तो वर्तमान देखा जाए कुल तो 543 सीटों पर चुनाव होता है। कितने? 543 543 सीटों पर चुनाव होता है और अधिकतम 550 सीटें हो सकती हैं। जो आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में 2 सीटें आवंटित की गई थी उसे हटा दिया गया है। 543 सीटें होती हैं, 550 अधिकतम हो सकती हैं। इसी तरह से देखा जाए मित्रों और बहुमत होता है 272 सीटों पर 543 में से। जो पार्टी 272 सीटें चुनाव में जीत लेती है उसी की सरकार बनती है, वह मंत्री परिषद का गठन करती है। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।